हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक दमदार धारा के बारे में और साथ ही साथ क्लियर करेंगे कि उस धारा का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं और कब ले सकते हैं और किस लिए ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि जो धारा 340 CRPC है उसके तहत आप कब किस स्टेज पे कार्रवाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि धारा 340 की कार्रवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में जो आपके फ़ायदे में आएंगे। अक्सर आप देखें कि 498A, 125 CRPC या फिर DV का केस, ये सब तीनों केस जो तीनों का ग्रुप चलता है, तीनों का जो है पैकेज चलता है, पत्नी अगर ये तीनों केस करती है तो देखें वो 100% आप समझें कि 498A का केस भी झूठा करती है। हालांकि सारे केसों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो केस निकल कर आते हैं, जो सामने दिख रही हैं चीज़ें, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि 498A का अगर झूठा मुकदमा कराया गया आपके, अब 125 में भी झूठा मुकदमा आपको कराया गया, आपके खिलाफ कराया गया, तो 125 में नेहा रजनीश के खिलाफ नेहा रजनीश वाला एफिडेविट भी देना होता है। एफिडेविट भी झूठा एफिडेविट दिया गया, DV में भी झूठा एफिडेविट दिया गया। तो कहने का मतलब क्या आप 340 CRPC के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं? क्या अधिकार है आपका 340 के बारे में, या 340 अगर आपकी रिजेक्ट कर दी गई तो आपके पास क्या राइट्स है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला तो आप ये समझें, जो IPC की धारा है 172 से 211, ये फॉर्जरी के बारे में बात करती है। अब यहाँ सवाल ये है कि फॉर्जरी आप फाइल भी तो नहीं कर सकते हैं भाई। फॉर्जरी फाइल करने का अधिकार आपके पास नहीं है, धारा 195 CRPC कहती है। तो जब फॉर्जरी आप फाइल नहीं कर सकते तो भैया आप कर क्या सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके साथ ये हुआ है, ऐसा आपके खिलाफ झूठा केस किया गया, झूठी गवाही दी गई या झूठा एफिडेविट प्रस्तुत किया गया, तो सवाल यह है कि फॉर्जरी तो की गई। अब सवाल यह है कि फॉर्जरी आप फाइल भी नहीं कर सकते, तो भैया आपके साथ फॉर्जरी किया भी गया, आप फाइल भी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं? तो देखिए, फॉर्जरी फाइल नहीं करने का अधिकार, चलिए मान लेते हैं कि आपको तो फॉर्जरी फाइल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं उसको देखिए। क्योंकि फॉर्जरी फाइल करने का अधिकार कोर्ट को है, मजिस्ट्रेट को है, या कोर्ट में बैठे पेशकार को है, या कोर्ट जिसे डिसाइड करे या जिसे अपॉइंट करे कि ये फॉर्जरी फाइल करे। क्योंकि देखिए, अगर आप फॉर्जरी का केस करते हैं तो कोर्ट ये कह सकती है भैया गुमराह तो मुझे किया गया, समक्ष तो मेरे दिया गया, झूठा तो मेरे खिलाफ, तो कहने का मतलब मेरे सामने प्रस्तुत किया गया कोई चीज़, तो अपराध तो उसने कोर्ट के सामने किया ना, तो कोर्ट उसे सजा देगी। अब कोर्ट सुओ मोटो एक्शन तो लेगी नहीं, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है CRPC 340 के तहत। अब एक यहाँ लोगों का एक प्रश्न और ध्यान रखें, एक पॉइंट टू पॉइंट देखें इस वीडियो को, एक भी सवाल आपका शेष नहीं रह जाएगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी पत्नी ने 498A का झूठा केस किया या 125 का झूठा केस किया, उसमें एफिडेविट भी दिया, या फिर आपके खिलाफ झूठा DV केस फाइल किया, तो आप जब 340 CRPC के तहत उस पर कार्रवाई करेंगे तो मजिस्ट्रेट हो या जज हो या पारिवारिक न्यायाधीश हो, आपको ये नहीं कह सकता कि आप फाइल नहीं कर सकते। एक तो चलिए देखिए, बात करते हैं कि क्यों लोग डरते हैं, या ये कहें कि क्यों कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती 340 की एप्लीकेशन, या कोर्ट में जो 340 का केस होता है अक्सर जज या मजिस्ट्रेट क्यों उसे कतराते हैं, क्यों वो चाहते ये ना फाइल हो। क्यों नहीं फाइल हो, ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें पार्टी बनना पड़ता है या कंप्लेनेंट बनना पड़ता है कोर्ट को। आपने एप्लीकेशन दिया, या तो कोर्ट एक्शन ले, अब जब कोर्ट एक्शन लेगी या कोर्ट जब उसे स्वीकार करेगी तो कोर्ट या तो अपने कोर्ट के किसी पेशकार को, बाबू को, जिसे भी अपॉइंट करना चाहे उसे अपॉइंट करे,
या वो स्वयं वादी बने। अब वो स्वयं अगर वादी बनेगी कोर्ट अगर, तो भाई बार बार उसे जाना होगा तारीख पे। तो कौन जज चाहेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट चाहेगा भैया कि ये हम इस झमेले में पड़े। दूसरा एक सबसे बड़ा दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि आपने मान लिया जाए समझौते के तहत मुकदमा खत्म भी कर दिया, लेकिन आप 340 वाला कौन खत्म करेगा। पार्टी के बीच तो समझौता हो गया, लेकिन अब पार्टी के बीच थोड़ी 340 का एप्लीकेशन है। मुकदमा तो वो कोर्ट लड़ रही है ना, जब कोर्ट लड़ रही है तो कोर्ट में तो वो चल ही रहा है। यानी कुल मिला के यूं कहें कि पार्टियों का समझौता हो जाने के बाद भी 340 की प्रोसीडिंग जारी रहती है, उसे पार्टीज नहीं खत्म कर सकती है। इसलिए कोर्ट कतराती है कि इसी के संबंध में आपको एक दमदार जजमेंट हम आपको बताते हैं। परिमल वर्सेस जानकी का केस है ये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्रिमिनल अपील नंबर है 169 सन 2014 का ये मामला है। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई थी, और वो क्या, ये भी ध्यान रखें जरा सा। ये केस हुआ था कि शादी का झांसा देकर इसने हमारे साथ रेप किया और प्रेग्नेंट कर दिया और शादी नहीं कर रहा है। तो इस केस में देखा ये गया, पाया ये गया कि प्रेगनेंसी की बात जो कही गई थी उसका कोई मेडिकल नहीं था किसी प्रकार का, यानी कि यूं कहा जाए कि झूठा केस था। अब परिमल बेचारा करता क्या, झूठा केस है। अब परिमल ने 195 सीआरपीसी के आधार पर केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया तुम कौन होते हो, अगर झूठा मुकदमा किया भी गया है तो वो मेरे खिलाफ किया गया है, मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है, तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूं, तो तुम केस नहीं कर सकते हो। तो परिमल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी गई। तो भाई परिमल बेचारा करता क्या, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करता है परिमल। जब ऑर्डर चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट भी यही कहता है। तो भाई तुम कौन होते हो, 195 की एप्लीकेशन देने की पावर तुमको तो है नहीं, तो उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, और साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी कहा कि भाई मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर नहीं है। चलिए मान लिया जाए कि भाई मजिस्ट्रेट इतना पावरफुल नहीं है, वो उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट को ये चीज़ें समझनी चाहिए थी कि भाई अगर उसके खिलाफ गलत झूठा एफिडेविट दिया गया या झूठा केस किया गया उसके खिलाफ, तो अगर बिना मेडिकल के आधार पे, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मजिस्ट्रेट प्रॉपर जांच के लिए आदेश देना चाहिए था, तो ऐसा हाई कोर्ट ने भी नहीं किया। तो ऐसे में उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार की गई, 340 की अलाउ की गई एप्लीकेशन, ऑर्डर हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, 100% होगी। अब समय है कुछ खास जजमेंट्स के बारे में बताने का, और आपको बताएंगे कि 340 की एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी और 340 की कार्रवाई कैसे आप कर सकते हैं, और 340 के संबंध में कुछ जो खास जजमेंट्स हैं माननीय न्यायालय के, उसे भी आपको हम बताएंगे। चलिए आपको एक जजमेंट बताते हैं, महेश कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि झूठ बोलते ही 340 की एप्लीकेशन अगर देता, यानी यूँ कहा जाए कि अगर कोर्ट के सामने झूठ बोला गया तो झूठ बोलते ही अपराध हो गया। यूँ कहा जाए कि 340 की कार्रवाई उस पर बनती है, इसमें इस माननीय न्यायालय के आदेश में कहा गया। तो साथ ही साथ एक बात और कही गई, नो विटनेसेस बॉक्स इज रिक्वायर्ड, किसी भी विटनेस बॉक्स की यानी किसी भी गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है, 340 की कार्रवाई बनती है ऐसे व्यक्ति पर जो माननीय न्यायालय में झूठ बोलता है। चलिए इसी के साथ एक जजमेंट आपको बताएं, संजीव कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी 2010 का मामला है। एक केस है हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ WP CRL नंबर 1031/2009 का। ये ऑर्डर डेट है 14/7/2022। इसमें भी
धारा 191 आईपीसी, यानी कि यूं कहें कि झूठा एफिडेविट दिया गया था, उस पे 340 की कार्रवाई होनी चाहिए, हुई। तो इसके संबंध में भी है। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें एक टिप्पणी भी करी गई कि मात्र आरोप प्रत्यारोप के आधार पर ही झूठा केस नहीं बनता, 340 का केस नहीं बनता। वही आप हमको कहो कि हमने झूठा पूरा FIR दर्ज करा दिया, हम आपके खिलाफ कहेंगे नहीं भैया हम ही सही हैं आप ही गलत हो। यानी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात अगर है, ऐसे नहीं होगा 340 की कार्रवाई। 340 की कार्रवाई को करने के लिए आपको एक ठोस सबूत की जरूरत है और आपको साबित करने की जरूरत है या कोई एविडेंस की जरूरत है, यूं कहा जा सकता है। चलिए केस और बताते हैं आपको। बबन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बबन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह, AIR 1967 SC 68 सुप्रीम कोर्ट। नेहा रजनीश में अगर आपने गलत एफिडेविट दिया तो भी 340 की कार्रवाई बनती है। कहने का मतलब ये यूं कहा जाए कि 340 की कार्रवाई करने के लिए कुछ न कुछ एविडेंस आपके पास होना चाहिए। बिना एविडेंस के आधार पर 340 की कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल ये है कि 340 की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन कहाँ देना होता है, किसे देना होता है, और या उसकी एप्लीकेशन में क्या दमदार चीज़ें लिखी जानी चाहिए, क्या एविडेंसेस लगने चाहिए। अगर इसके बारे में भी कुछ सवाल जवाब आपको करना है, सारे वीडियो से तो खैर पता चल ही गया है, लेकिन कुछ विशेष बात बची है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।